लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। आज का हमारा टॉपिक है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, लीनियर, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण के कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आपका होगा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तीसरा है आपका लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। रैखिक समीकरण, एक चर रैखिक समीकरण इसे कहेंगे हम, एक चर रैखिक समीकरण। यह है आपका दो चर रैखिक समीकरण और ये है आपका तीन चर रैखिक समीकरण। यहाँ देखिए, अगर लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो रैखिक समीकरण तीन प्रकार के होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। बच्चों, आपसे बता दिया जाए कि जिन बच्चों को लीनियर इक्वेशन के बारे में मालूम ना हो वो 9th और 10th तक के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और 9th और 10th की बात नहीं है, आगे लाइफ में उनके जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है वो इक्वेशन के माध्यम से ही सॉल्व करना होता है। तो इक्वेशन के माध्यम से किसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हर बच्चे को लीनियर इक्वेशन के बारे में जानना होगा। तो लीनियर इक्वेशन में खास करके सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है, दो चर रैखिक समीकरण, ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करता है। तो इसलिए सबसे पहले 9th और 10th क्लास के बच्चों को लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, एक चर रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण और तीन चर रैखिक समीकरण के बारे में अवश्य ही जानना चाहिए। अब ये एक चर, दो चर और तीन चर यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल क्या है, तो ध्यान दीजिए कि अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल, अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं जिसको हम चर कहते हैं, तो वेरिएबल के साथ एक और नाम जुड़ता है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम अचर कहते हैं, कांस्टेंट। चर उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू लगातार बदलती हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। वेरिएबल का मतलब कि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसी वेरिएबल कहते हैं, और जिसकी वैल्यू फिक्स है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे वेरिएबल के रूप में हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से एक्स वाई जेड लेते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से हम एक्स वाई जेड लेते हैं वेरिएबल के लिए, और कांस्टेंट के लिए हम ए बी सी डॉट 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 लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल के रूप में एक्स वाई जेड लिया जाता है और कांस्टेंट के रूप में ए बी सी लिया जाता है। कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स हो और वेरिएबल उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो बच्चों, आपसे बता दिया जाए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, इन थ्री वेरिएबल। जब किसी वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 हो तो उसे लीनियर बोला जाता है। जब किसी वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 हो तो उसे वेरिएबल बोला जाता है, और एक्स वाई जेड में से कोई एक हो तो उसे लीनियर बोला जाता है। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल यानी इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन तीनों में से कोई दो होना चाहिए, और लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल यानी ये तीनों होना चाहिए। जैसे कि हम आपको यहाँ दिखाएंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जैसे कि हम यहाँ लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी। अगर यहीं पे हम ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी लिख दिए, अगर हमें दो चर रैखिक समीकरण लिखना हो तो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और वही अगर तीन चर रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल की बात करते हैं तो यहाँ हमारा होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी लिख सकते हैं। तो आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, एक्स के जगह वाई जेड कुछ भी हो सकता था। और दो चर रैखिक समीकरण की अगर बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहाँ एक्स वाई के जगह पे वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स का हो सकता है, कुछ भी हो सकता था। और ये आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों हैं। अब यहाँ देखिएगा, जो हम वेरिएबल के साथ अगर किसी भी कांस्टेंट को लेते हैं तो उसे कोफिशिएंट पढ़ते हैं,
यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, यहाँ x का कोफिशिएंट a और y का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और z का कोफिशिएंट c है। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, गुणांक कोफिशिएंट। तो देख लीजिए यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल एक चर रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 2 चर रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल 3 चर रैखिक समीकरण है। ओके, अब यहाँ पे इसमें एक खास बात ये है कि अगर हम इसे एक चर, दो चर, तीन चर रैखिक समीकरण कहते हैं तो ध्यान रहे दोस्तों कि वेरिएबल का पावर जब मैक्सिमम 1 हो तो उसे लीनियर बोला जाता है, और अगर एक है तो एक चर, दो है तो दो चर और तीन है तो तीन चर। यहाँ x का पावर मैक्सिमम 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। यहाँ x का भी पावर मैक्सिमम 1 है, y का भी पावर मैक्सिमम 1 है, और वेरिएबल की संख्या 2 है, इसलिए इसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहेंगे। यहाँ x, y और z की बात करते हैं तो तीनों पे ही पावर मैक्सिमम 1 ही है, और तीनों चर एक साथ है, तीनों वेरिएबल एक साथ है, इसलिए इसे हम लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल कहेंगे। तो आपके दिमाग में ये फिक्स रहे कि लीनियर इक्वेशन और 3 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 1 वेरिएबल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे वेरिएबल का जो पावर होता है मैक्सिमम 1 होता है, और जैसे जैसे वेरिएबल की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल इक्वेशन के रूप में जानेंगे। ओके, इस बात को आप भली बात समझ सकते हैं। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, या इसको लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऐसे भी कह सकते हैं हम, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आइए हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल सॉल्व करने के बारे में आपको बताते हैं, यानी एक चर रैखिक समीकरण को हल करने के लिए बताएंगे। एक चर रैखिक समीकरण, एक चर रैखिक समीकरण, इसको हल करना है। मान लीजिए कि आपके पास एक चर रैखिक समीकरण है 2x + 3 = 4। ओके, एक और क्वेश्चन है आपके पास 3y - 4 = 8। एक और है आपके पास 3 + z 4z = 9। ये आपको लीनियर इक्वेशन के रूप में आपके पास 3 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को इधर कर देंगे, ये होगा 2x = 4 - 3, जिसको हम लिख सकते हैं x = 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 होगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ x का वैल्यू 1/2 हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे, इसको हम इधर कर देंगे तो ये होगा 3y = 8, और ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 8 और 4 12 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो y = ये हो जाएगा 4। यहाँ y की वैल्यू 4 हो गया। बात करते हैं इसकी, तो इसको हम इधर करेंगे, और ये 4z है, ये 9 - 3 हो जाएगा, 4z = 6 हो जाएगा, यानी z = 6/4, जिसको हम लिख सकते हैं z = 3/2। अब यहाँ देखिए लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हम आपको बताएं, अब इसका एक मेन कंडीशन ये है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की, कि लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल यानी एक चर रैखिक समीकरण एक बिंदु को प्रदर्शित करता है। अगर इसका कोई ग्राफ खींचा जाए, एक चर रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचा जाए तो एक चर रैखिक समीकरण केवल एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, केवल एक बिंदु को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका कोई भी ग्राफ बने तो यहाँ x एक पॉइंट को शो कर रहा है, यहाँ y एक पॉइंट को शो कर रहा है, यहाँ z एक पॉइंट को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का मतलब यही होता है कि x का या y का या z का जिसके रूप में लीनियर इक्वेशन दिया हो उसका वैल्यू निकाल लिया जाए, और अगर ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ के पेपर पे हम एक्सिस ड्रा करें। अगर x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो अगर x का पॉइंट है तो x एक्सिस पर, y का पॉइंट है तो y एक्सिस पर। अब ध्यान दीजिए, ये इधर आपका ये पॉजिटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, और ये आपका निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल केवल एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, x का, y का, z का, वेरिएबल का जो वैल्यू होता है केवल एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके,
लीनियर, अब हमारा दूसरा टॉपिक होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण, दो चर रैखिक समीकरण। ध्यान दीजिए, दो चर रैखिक समीकरण, हम चर के रूप की अगर बात करते हैं जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिए वेरिएबल के रूप में एक्स, वाई या जेड लिया जाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से हम ये 3 नंबर लेते हैं एक्स, वाई, जेड, जिसका वेरिएबल के रूप में हम इक्वेशन में प्रयोग करते हैं। अगर इनमें से कोई दो लेते हैं, एक्स वाई को ले लें, वाई जेड को ले लें, या जेड एक्स को ले लें, तो यहाँ देखिए एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है, दो है, तो इसको हम दो चर कहेंगे, दो चर कहेंगे इसको, दो चर है ये सब, ठीक है। और अगर वेरिएबल कितने पावर का है, तो x पे भी पावर 1 है, y पे भी पावर है, इसलिए लीनियर है। जब पावर 1 होता है तो उसे लीनियर कहते हैं। y पे भी पावर 1 है, z पे भी पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर है। यहाँ भी z पे पावर 1 है, x पे पावर 1 है। जब किसी वेरिएबल का पावर 1 है तो उसे लीनियर कहते हैं और वेरिएबल की संख्या के अनुसार उसे नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम दो चर लेंगे और दोनों चरों पे पावर जो होता है, जो घात होता है, उनकी संख्या 1 होनी चाहिए, तो इसे हम कहते हैं दो चर रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर रैखिक समीकरण। अगर हम बात करते हैं दो चर रैखिक समीकरण को, तो हम आपको इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल के लिए। अब दो चर रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, जैसे कि 3y प्लस 4z प्लस 9 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 4z माइनस 5x इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा x के साथ जो कांस्टेंट रहता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, यानी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाई के रूप में उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक कहते हैं। यहाँ x वेरिएबल है और इसका कोफिशिएंट a है, y वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट v है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ z का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ z का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ x का कोफिशिएंट -5 है। यानी वेरिएबल के साथ किसी कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट होता है, जो मल्टीप्लाई के रूप में जो कांस्टेंट होता है, उसे हम वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो चरों का घात है, जो यहाँ वेरिएबल लिया गया है, उन वेरिएबल का जो पावर्स है वो 1 है, उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो उसे समझने की बात है, उसे समझा जाता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये जनरल फॉर्म है, जिसे हम व्यापक रूप कहते हैं। दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ये, व्यापक रूप। तो किताबों में दो चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप देखने को मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसे जनरल फॉर्म कह सकते हैं, जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑफ जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप, तो ये तीनों एक ही नाम है जो हम इस तरह देखते हैं। A and B is the constant, that A is the coefficient of x and B is the coefficient of y, that is C is the constant. Okay? अब हम आपको ये बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितनी मेथड है, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे और ये क्या क्या शो कर सकता है। तो बच्चों आप लोगों को हम एक ही इसमें से जनरल कंडीशन लेकर सॉल्व करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की बात करते हैं, जिसे हम दो चर रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड रूप मानते हैं, व्यापक रूप मानते हैं। अब ध्यान दीजिए पहली बात कि यहाँ पे x का भी वैल्यू कुछ निकलेगा और यहाँ y का भी वैल्यू कुछ निकलेगा। तो ध्यान दीजिए x का वैल्यू एक अलग पॉइंट शो करेगा, y का वैल्यू एक अलग पॉइंट शो करेगा, और जब हम दो पॉइंट को मिलाते हैं तो वो एक लाइन बन जाता है, ठीक है ना। तो अपने दिमाग में इस बात को फिक्स कर लीजिएगा दोस्तों कि दो चर रैखिक समीकरण में x और y दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू आती है, वो वैल्यू जो होती है वह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है।
अगर दो चर रैखिक समीकरण की बात करते हैं, दो चर रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो दोनों चरों का जो मान निकलता है उसे अगर ग्राफ के पेपर पर उसे पॉइंट किया जाए, उसे डिनोट किया जाए और दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला दिया जाए तो वो एक रेखा को बनाती है, एक रेखा को दर्शाती है। तो यहाँ देखेंगे आप लोग कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू कुछ हो, y का वैल्यू कुछ हो, ग्राफ के पेपर पे अगर हम, ये ग्राफ का पेपर है, यहाँ x है, यहाँ x डैश है, यहाँ y है, यहाँ y डैश है, अगर y का वैल्यू यहाँ हो, x का वैल्यू यहाँ हो, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये एक लाइन शो करेगा। तो आप लोगों के दिमाग में ये एकदम फिक्स होना चाहिए बच्चों कि दो चर रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को प्रदर्शित करती है। सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा को प्रदर्शित करती है। एक बार और हम बोलेंगे, दो चर रैखिक समीकरण एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा को, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। आप कह सकते हो कि द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, दो चर रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को प्रदर्शित करती है। अब हम आपको बताते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण को हल करने के लिए इसके कितने नियम हो सकते हैं और कौन कौन हो सकते हैं और कौन सा नियम कैसे है, इस बात पे आप विशेष करके फोकस करिएगा और इसे सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए दो चर रैखिक समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको दो चर रैखिक समीकरण सॉल्व करना आ गया तो समझ लीजिए कि आप 9th 10th या आगे चल के किसी भी क्लास में आप पढ़ें, आप हर प्रॉब्लम का इक्वेशन बना लेंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। ओके, इस बात पे याद। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। देखिएगा, हम एग्जाम्पल के तौर पे दो चर रैखिक समीकरण के दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ दो समीकरण आपको दिख रहा है, एक आपका ये हो गया और दूसरा आपका ये है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और स्टैंडर्ड फार्मूला था, इक्वेशन था आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए a b c ये जो है ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर से, जिसे आप कांस्टेंट के रूप में जानते हैं, कांस्टेंट है ये। जनरल इक्वेशन की अगर बात करते हैं कि तो दो चर रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में a b c इज द रियल नंबर, इट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। a b c is a constant, that a is the coefficient of x and y b is the coefficient of y, a c is the always constant। सिर्फ इसी तरह अगर हम बात करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इनमें भी a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर ए रियल नंबर एंड c1 एंड c2 इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप कह सकते हो कि इस इक्वेशन में कह सकते हो a एंड b इट डज नॉट 0। उसी तरह a1 b1 एंड a2 b2 डज नॉट 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वेरिएबल की कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए तो वो सारा वैल्यू ही 0 हो जाएगा। वेरिएबल का अगर कोफिशिएंट 0 हो जाए तो उसका सारा वैल्यू ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए अब इसको हम देख के और सॉल्व करने के बारे में आपको हम बताते हैं इन दोनों इक्वेशन से। ओके, ध्यान दीजिए, इसमें कुछ कंडीशन है हमारा, जैसे कि पहला कंडीशन है हमारा यहाँ a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। दूसरा कंडीशन है हमारा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। एंड थर्ड कंडीशन है हमारा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। अब यहाँ देखिए, अगर ये दो इक्वेशन आपके सामने हो, इस प्रकार कोई भी दो इक्वेशन हो आपके पास, अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन के लिए पहला कंडीशन फॉलो होता है तो यह दोनों समीकरण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि दो चर रैखिक समीकरण की अगर बात करते हैं तो वह एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो पहला समीकरण भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा और दूसरा समीकरण भी एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, जिसे हम सरल रेखा कहते हैं, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगा एक पॉइंट पर। तो इसके लिए वन सॉल्यूशन होगा, इसके लिए वन सॉल्यूशन, मतलब इसका एक हल होगा, जिसे कह सकते हैं एक हल
है, ठीक है ना। यानी ये कंडीशन अगर फॉलो करता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि ये प्रतिच्छेदित करेंगी और इसका एक हल होगा, यानी वन सॉल्यूशन। और दूसरा कंडीशन कहता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसको हम लिखेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी यहाँ हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मतलब इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ओके, अगर इन दोनों समीकरणों में ये दूसरा रूल फॉलो होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम कहेंगे कि इन दोनों समीकरणों के द्वारा जो सरल रेखा बनाई जाती हैं वह सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, अतः यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। अब बात करते हैं हम तीसरे की, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो यहाँ यह दोनों समीकरण एक ही सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, यह दोनों एक ही सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब कहने का मतलब कि ये जो दोनों इक्वेशन है वो एक पे ही होगा, ये दोनों सरल रेखाएं एक, ये दोनों समीकरण, ये दोनों दो चर रैखिक समीकरण है, ये दोनों एक ही रेखा को प्रदर्शित करेगा, और एक ही रेखा को प्रदर्शित करेगा तो वो एक ही ऐसे बन जाएगा, और यहाँ लिख सकते हैं हम मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, इसके अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। तो दो चर रैखिक समीकरण को हल करने के लिए ये तीन रूल आपको जानना जरूरी है। दो चर रैखिक समीकरण कोई भी दिया हो उससे, इससे हम तुलना करेंगे इस समीकरण से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से उसकी तुलना करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इनमें से कौन सा रूल फॉलो होता है। अगर पहला होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कहेंगे कि बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट इज वन सॉल्यूशन, इसका एक हल है। अगर दूसरा फॉलो होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कहेंगे कि बोथ लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इट इज अ पैरेलल, इसका कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं को प्रदर्शित कर रही हैं। अगर तीसरा शो करता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो हम कहेंगे ये कॉन्सिडेंट है। कॉन्सिडेंट का मतलब कि यह समपाती रेखाएं हैं, यह दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हैं और ये समान रूप से एक ही रेखा को व्यक्त करती हैं, तो इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे, इसके अनेक हल होंगे। ओके, ध्यान दीजिए बच्चों, अभी हम जो आपको रूल बताए हैं तीन नियम, अब उनमें से उन्हीं नियमों का प्रयोग करके इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके सामने ये देखिए, बोर्ड में कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन, हम बोर्ड का क्वेश्चन ये उठा के दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी से भी है, अदर किसी भी बुक से चेक कर सकते हैं, और यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, फर्क कुछ नहीं है। फर्क इतना ही है कि सीबीएसई पैटर्न हो या कोई भी पैटर्न हो, से उसमें बस शब्द का फर्क होता है। जैसे कि अगर सीबीएसई बोर्ड है तो उसमें इंग्लिश में लिखा रहेगा, यूपी बोर्ड है तो उसमें हिंदी में लिखा होगा। अब यहाँ कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए युगपत समीकरण, यानी युगपत समीकरण का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, x प्लस 2y इक्वल टू 70 और 2x प्लस लैम्डा y इक्वल टू 35 का कोई हल नहीं होगा। कह रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इट हैज नो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कह रहा है कि दिए गए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लैम्डा के किस मान के लिए इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, दो समीकरण क्या है, हम आपको सॉल्यूशन यहाँ दिखा रहे हैं। पहला है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 70 और दूसरा है आपका 2x प्लस लैम्डा y इक्वल टू 35। इसको थोड़ा सा आप कन्वर्ट करके लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 70 इक्वल टू 0 और ये होगा 2x प्लस लैम्डा y माइनस 35 इक्वल टू 0। अब इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए। जैसे कि जनरल इक्वेशन क्या होगा, यहाँ देखिए
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिएगा आप a1 इक्वल टू एक्स के जगह कुछ नहीं है तो 1 है, b1 इक्वल टू 2 एंड c1 इक्वल टू -70। फिर a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू लैम्डा एंड c2 इक्वल टू -35। कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए इन दोनों का कोई हल नहीं है। व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, इट हैज नो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। कह रहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए दिए गए इक्वेशन के कोई भी हल नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। तो उसके लिए आपने पढ़ा था a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इस रूल का अप्लाई करने पर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो आप इसका अप्लाई करिए, जैसे कि a1 के जगह पे 1 और a2 की जगह पे 2 एंड b1 के जगह पे 2 और b2 के जगह पे लैम्डा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इधर और इसका इधर, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ देखिए आपको आंसर के रूप में लैम्डा का वैल्यू 4 मिलता है। बच्चों आपसे बता दिया जाए कि क्वेश्चन में पूछा है कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए दिए गए इक्वेशन का कोई भी हल नहीं है। तो लैम्डा के वैल्यू अगर 4 होता है तो दिए गए इक्वेशन का कोई भी हल नहीं निकलेगा, और बहुत ही आसानी से हम आपको ये सॉल्व करके दिखा भी दिए। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक दूसरा क्वेश्चन लेके आपको दिखाते हैं। कह रहा है k के किस मान के लिए दिए गए युगपत समीकरण का अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। कह रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ k द मेनी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, व्हाट वैल्यू ऑफ k द मेनी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। कह रहा है दिए गए युगपत समीकरण के, मतलब युगपत मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बच्चों ध्यान दीजिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो बोर्ड पे ये दिख रहा है आपके सामने, कह रहा है इसमें k का क्या वैल्यू होगा जिसके लिए इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे, अनेकों सॉल्यूशन होंगे। तो आइए इस सॉल्यूशन को हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन हल। पहला इक्वेशन है kx प्लस 3y इक्वल टू -3 और 2x प्लस ky इक्वल टू -k। इसको जनरल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा हमारा kx प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 12x प्लस ky प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से पहले से a1 इक्वल टू k होगा, b1 इक्वल टू 3 होगा एंड c1 इक्वल टू 3 होगा, एंड यहाँ होगा a2 इक्वल टू 12 होगा, b2 इक्वल टू k होगा एंड c2 इक्वल टू k होगा। ध्यान दीजिए, मेनी सॉल्यूशन के लिए हमने फार्मूला यूज किया था a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। आइए फिर देखते हैं। अब a1 के जगह पे k, a2 के जगह पे 12, यहाँ होगा 3 और ये है k, फिर 3/k। यहाँ देखिए ये इक्वल होना चाहिए। इसमें अगर हम इसको लेके सॉल्व करते हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई k स्क्वायर होगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 36 होगा, जिसको 6 का स्क्वायर लिख लेंगे, यानी k स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यानी k इक्वल टू अंडर रूट में 6 स्क्वायर, यानी k का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस में 6 होगा। k का वैल्यू जो होगा वो प्लस माइनस में 6 होगा, यानी आप कह सकते हैं कि k इक्वल टू 6। मतलब ये जो दो इक्वेशन आपके पास मिले हैं तो इन दोनों इक्वेशन में अगर k का वैल्यू 6 होगा तो इनका मेनी सॉल्यूशन होगा। आप कह सकते हैं द k इक्वल टू 6 इज द डिसाइडेड ऑफ ए मेनी सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन, यानी दिए गए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के मेनी सॉल्यूशन होगा यदि k का वैल्यू 6 होगा। ओके, देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम तीसरा क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं बाबू। आप लोग ध्यान दीजिए, कह रहा है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। मतलब ये कि व्हाट वैल्यू ऑफ p दैट इज द वन सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। कह रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ p द वन सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कह रहा है कि दिए हुए समीकरणों के p के किन मानों के लिए एक हल होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला इक्वेशन में होगा a1 इक्वल टू 4, b1 इक्वल टू p एंड c1 इक्वल टू 8 और a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू 2। एक
एक हल के लिए आप लोगों ने पहला पढ़ा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका यूज कर लीजिए। तो जब इसका यूज करेंगे तो यहाँ होगा आपका 4/2 इक्वल टू p/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 × 2/2, इससे ये कट जाएगा, p इक्वल टू 4। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे जब ये समीकरण में ये पूछा कि दिए हुए समीकरणों का एक हल होगा p के किस मान के लिए, तो हमने a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का प्रयोग किया और यहाँ पे a1 a2 b1 b2 का वैल्यू लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जिसके लिए p का वैल्यू 4 निकल गया। यानी p के लिए अगर 4 रखा जाए तो दिए गए इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन का मतलब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ओके।